हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल पुली। पुली दो प्रकार की आप लोगों ने अपने जीवन काल में पढ़ी है। एक तो पढ़ा है आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और दूसरी पुली आपने पढ़ी है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन, आरबीडी जिसको बोला जाता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। यहाँ पर जो पुली आपने पढ़ी है, ये पुली हमारी कैसी थी? फ्रिक्शनलेस। ये पुली हमारी कैसी थी? फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। बिल्कुल लाइट पुली थी। लेकिन अब जो रोटेशनल चैप्टर है, इसमें जो पुली पढ़ते हैं वो उसमें फ्रिक्शन भी होता है और उसके पास मास भी होता है। इस तरह की पुली हम लोगों ने पढ़ रखी है। लेकिन जो पुली आपने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में पढ़ी है, जैसे अगर यहाँ पर हम एक पुली की बात करते हैं, ये जो पुली आपको दिखाई गई है, इस पुली में क्या बताया गया है कि पुली विद मास एंड फ्रिक्शन एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग। यानी ये जो स्ट्रिंग है और ये जो हमारा पुली है, इनके बीच में कोई भी यहाँ पर स्लिपिंग नहीं है। अब स्लिपिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये प्योर रोलिंग कर रहा है। जैसे जैसे एक ब्लॉक नीचे आएगा, दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ये पुली भी उनके साथ रोटेट होगी। लेकिन इन केस अगर ये पुली हमारी फ्रिक्शनलेस होती, मासलेस होती, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती कि ये हमारी पुली हो गई और यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया, ये मान लेते हैं m1 मास का, और एक ये ब्लॉक हो गया हमारा m2 मास का, इसको मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बनाया, तो m1 में नीचे की तरफ क्या लगता है? m1g लग जाएगा, जिसको वेट कहते हैं, और इसमें ऊपर की तरफ टेंशन अप्लाई हो जाएगा। और अगर m1 बढ़ा है तो ये सिस्टम जो है नीचे की तरफ आएगा a एक्सेलरेशन से, और ये वाला सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से। तो m1 का एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ a। इसका मतलब है कि m1g जो है वो टेंशन से ज्यादा होगा, तो इक्वेशन बना सकते हैं m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू a। एक इक्वेशन ये आ जाती है। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? अगर हम एफबीडी बना लेते हैं अपना m2 मास का, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा बच्चों? m2g, और ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो मैंने टेंशन लिया है वो दोनों केस में सेम टेंशन लिया है, दोनों ब्लॉक्स के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। तो T माइनस का m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते थे, और यहाँ पर इनको सॉल्व करके हम टेंशन भी निकाल लेते हैं। आपने अगर गौर किया है तो देखा है कि यहाँ पर हमने जो दोनों ही ब्लॉक है, उन दोनों ब्लॉक्स के लिए जो टेंशन की वैल्यूज ली है वो दोनों के लिए सेम ली है। ये सेम वैल्यू हम तभी कर सकते हैं जब ये पुली हमारी कैसी हो? मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो। अगर ये पुली हमारी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो पुली जो है, जैसे अगर ये वाला ब्लॉक m1 नीचे की तरफ आएगा तो फिर m2 ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ये जो पुली है वो स्ट्रिंग के साथ रोटेशन नहीं करेगी, यानी यहाँ पर स्लिपिंग होगी। यहाँ पर इस स्ट्रिंग और इस पुली के बीच में क्या होगी? स्लिपिंग होगी। अब जब ये स्लिपिंग हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पुली रोटेट नहीं हो रही। जब पुली रोटेट नहीं होगी तो इसका मतलब टॉर्क नहीं लगेगा। और जब टॉर्क नहीं लगेगा तो टेंशन दोनों केस में कैसा होगा? सेम होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। लेकिन इन केस अगर मैंने आपसे बात करी कि ये पुली हमारी कुछ इस प्रकार से है, ये ब्लॉक हम मान लेते हैं m1 मास का, और ये वाला ब्लॉक हम मान लेते हैं m2 मास का। इस डायग्राम को थोड़ा मैं साइड में बना देता हूं, 1 मिनट का टाइम आप मुझे दे दो बस। हाँ, अरे भाई क्या हो रहा है ये? इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। बिल्कुल, यस। अब देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, दो मासेस है हमारे पास, एक m1 मास है और एक m2 मास है, और ये हमारी बिल्कुल आइडियल पुली नहीं है, मतलब ये हमारी रियल पुली है। रियल पुली का मतलब इस पुली के पास मास भी है और इस पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है, थोड़ा सा मैंने उसका एक्सटेंड फॉर्म बनाया है इस तरह से, और यहाँ पर अगर माना जाए कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है? a2 है। इस तरह से हम लोगों ने इनके एक्सेलरेशन माने। ठीक है, चलिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि जैसे जैसे ये m1 मास का जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा, तो फिर m2 मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। जब m2 मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये जो पुली है वो इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगी।
ये देखिए आप ध्यान से, ये पुली हमारी इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से ये रोटेट होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये M1 नीचे की तरफ आएगा, M2 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पुली हमारी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू कर देगी। अब जबकि इस पुली और इस स्ट्रिंग के बीच में क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन। तो जब इन दोनों के बीच में यहां पर बच्चों फ्रिक्शन काम करेगा, तो फ्रिक्शन चाहता है कि इस पुली और इस स्ट्रिंग के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो फिर उस केस में ये जो फ्रिक्शन काम करेगा, वो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन की। ये किसकी डायरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स की। यहां तक क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, मान लेता हूं मैं कि एक पॉइंट ये हो गया हमारा ए और एक पॉइंट ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। क्लियर है? अब जबकि हमको पता है कि ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, तो जितने एक्सेलरेशन से M1 नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से M2 ऊपर जाएगा, तो A1 A2 तो इक्वल ही है आपस में, वो तो हम कंस्ट्रेंट मोशन से भी NLM में पता कर चुके हैं। हालांकि लेकिन अगर देखा जाए तो A पॉइंट अगर इधर है और B पॉइंट हमारा इधर है, ये दोनों पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, सेम होगा। क्यों इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है प्योर रोलिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो अगर पॉइंट ए की मैं बात करूं तो पॉइंट ए जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये जो पॉइंट बी है वो इस तरह से रोटेट होने की कोशिश कर रहा है अल्फा इंटू आर से, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस पुली। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से आ जाती है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। बाकी और इक्वेशंस हम कहां से ला सकते हैं भैया? यहां पर इसका नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है M1, यहां ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा है, यहां मैंने टेंशन को माना T1। बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। यहां नीचे की तरफ इसमें M2G काम करेगा और इसमें यहां पर मैंने टेंशन मान लिया है T2। हालांकि ये टेंशन T1 T2 का डायरेक्शन इस प्रकार से भी होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम इसमें इक्वेशन बनाने की शुरुआत करेंगे, अब आपने देखा यहां पर गौर किया हो कि मैंने यहां पर जो टेंशन है वो अलग अलग माने हैं T1 और T2। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो पुली है हमारी वो इस सेंटर के अबाउट अगर रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, मान लेते हैं ये सेंटर हमारा O है, इस सेंटर O के अबाउट अगर ये पुली हमारी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है विद स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि इसको रोटेट कराने के लिए कोई ना कोई टॉर्क काम किया होगा। भाई रोटेट हो रहा है तो टॉर्क तो लगेगा। अब अगर यहां पर दोनों ये टेंशन सेम हो जाते तो फिर दोनों टेंशन की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है इस पुली पर वो 0 होता। लेकिन पुली तो यार रोटेट हो रही है, और पुली जो है वो इस तरह से हमारी रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क ज्यादा होगा और इस डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क कम होगा। मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी बना दी, 1 मिनट रुकिए, मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी। इस डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क जो है वो ज्यादा होगा और इस डायरेक्शन में लगने वाला जो टॉर्क है वो कम होगा, क्योंकि ये पुली हमारी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। अब ये वाला जो टॉर्क होगा वो इस पुली को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो टॉर्क होगा वो पुली को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। यहां तक कोई भी समस्या, दुख दर्द, पीड़ा, संकट बताइए, आगे बढ़े। तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशन और भी बना सकते हैं। एक तो हमारी बन जाएगी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर M2 के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा जो M2 ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि T2 बड़ा हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर तीसरी इक्वेशन। ये हमारी हो गई हैं 3 इक्वेशंस। अब देखिए आप ध्यान से कि 3 इक्वेशन है और अननोन कितने हैं हमारे पास। देखो एक A अननोन है, एक अल्फा अननोन है, एक T1 अननोन है, एक T2 अननोन है। यानी कम से कम अभी हमारे पास हमें जो है वो 4 अननोन दिखाई दे रहे। इक्वेशन है 3, बहुत नाइंसाफी है। और इक्वेशंस चाहिए, बनाएंगे कैसे? हम इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट O के अबाउट जब हम टॉर्क अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारी पुली, ये हो गया हमारा पॉइंट O, ये हो गई रेडियस R, इसमें नीचे की तरफ काम कर रहा है T1
और इसमें नीचे की तरफ इधर काम कर रहा है T2। अब आप खुद से बताइए कि T1 का टॉर्क कितना होगा, T1 इंटू आर, यही तो होगा। अरे भैया टॉर्क क्या होता है, वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो R क्रॉस F लिखते हैं ना, यानी R से F की तरफ उंगलियां कर्ल करते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है। तो इस केस में आप R अपना हॉरिजॉन्टल है, टेंशन नीचे है, तो आप ऐसे हाथ को घुमाएंगे इस तरह से, तो फिर अपन को टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी और टॉर्क होगा कितना अपना T1 इंटू आर। अच्छा, इसके लिए जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T2 इंटू आर, और ऑब्वियस सी बात है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए आ गया माइनस। देखो T1 की वजह से जो टॉर्क है वो इनसाइड है और T2 की वजह से टॉर्क है वो आउटसाइड है, और बड़ा कौन सा है, इनसाइड वाला, ये इसका टॉर्क ज्यादा है, तभी तो ये पुली जो है हमारी वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और इक्वल टू में क्या हो जाता है, ये तो हो गया हमारा T1R इंटू T2R, इक्वल टू में क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है आई एल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, कोई तकलीफ, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, भाई फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर जब आप फ्रिक्शन की बात करेंगे, जैसे अगर यही वाला पॉइंट लिया जाए तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ ही तो लग रहा है। अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो फ्रिक्शन, इस पॉइंट पर देख लो तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पर देखोगे तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है वो हर पॉइंट जो है वो सेंटर के साथ परपेंडिकुलर है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। हालांकि इक्वेशन 5 और 4 का बहुत ही गहरा रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको मैं बताता हूं आपको। इन दोनों का एक गहरा रिश्ता है, कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैंने इस वाली रस्सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह से बनाने की कोशिश करी, तो ये वाली रस्सी हमारी, मतलब ये पूरी जो रस्सी है उसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल मान लिया इस तरह से, तो यहां पर काम कर रहा है हमारा टेंशन T1, यहां हमारा टेंशन काम कर रहा है T2, और बच्चों ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन भी आपको इधर की तरफ ही काम करता हुआ नजर आएगा। एक सेकंड रुको जरा, मैं ये देख लूं ये चीज आपको दिखाई दे रही है, यस दिख रहा है। तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, T1 राइट साइड में लगा, T2 लेफ्ट साइड में लगा और फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगा। ये राइट लेफ्ट कहां से आ गई, ये तो पुली वर्टिकल थी, इसको मैंने मान लिया, इन दोनों ब्लॉक को पकड़ के मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो राइट साइड में अपने पास लग रहा है T1, लेफ्ट साइड में लग रहा है T2, और फ्रिक्शन भी हमारा लेफ्ट साइड में है। तो अगर यहां से F इक्वल टू ma से इक्वेशन बनाई जाए तो क्या इक्वेशन आ सकती है, ध्यान से सुनो। इक्वेशन आएगी हमारी T1 माइनस T2 माइनस F बराबर मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। यार यहाँ पर मास ऑफ द स्ट्रिंग तो 0 है, क्योंकि जो पुली हम लोगों ने ली है उसमें क्या बोला गया है, ये देखो पुली, सॉरी स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग हमारी कैसी है, मासलेस है। तो जब स्ट्रिंग हमारी मासलेस है तो यहाँ स्ट्रिंग का मास तो हो गया 0, तो फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं T1 माइनस T2। ये देखो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, और इस फ्रिक्शन को उठाओ और इसमें रख दो आप, तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। आओ देखते हैं, इस फ्रिक्शन को जब हमने उठा के इक्वेशन नंबर 5 में रखा तो हमारे पास आएगा T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अब आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर 4 है, ऑलरेडी हमें पता है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन दोनों इक्वेशंस का आपस में कोई रिश्ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम 4-5 इक्वेशन को बना करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी पूछा हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, अच्छे जो सवाल हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है ए, इसका मास है 1 kg, और वर्टिकल प्लेन है, इसका मास है b kg। ये जो ब्लॉक है 4 kg का, सॉरी b kg नहीं, ब्लॉक का नाम भी है, 4 kg उसका मास है। और यहाँ पर ये जो पुली है सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया है 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और इस तरह से रोटेट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और ये ब्लॉक राइट साइड में भागेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो है ये पुली हमारी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, ठीक है। रेडियस भी आपको दे दिया गया है पुली का, पूछा गया है कि रस्सी में टेंशन T1, T2 और अल्फा बताना है आपको। तो ये जो T1 टेंशन है और ये जो T2 टेंशन है और ये जो अल्फा से घूम रही है पुली, उसकी वैल्यू बताना है।
तो सबसे पहले तो दो इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन है वो हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 4g mg जिसको कहते हैं, ऊपर टेंशन है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो इक्वेशन एक इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, देखो आप ध्यान से, 4g माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू ए। एक तो इक्वेशन ये आ गई भाई। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो दो अननोन नजर आ रहे हैं, एक तो T1 है और ए है। क्लियर है ना। अब दो अननोन के लिए तो कम से कम दो इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, इस ए के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ए के लिए जो टेंशन लगा है वो T2 है, और इसमें ए में अगर हम बात करते हैं तो इसका मास हो गया हमारे पास 1 और एक्सेलरेशन हो गया इसका ए। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, अब अननोन हो गए तीन, एक तो हो गया T1, एक हो गया T2, एक हो गया ए। अब क्या करेंगे, तो अब हमें सेंटर के अबाउट टॉर्क अप्लाई करना होगा। तो जब हम इस सेंटर के अबाउट टॉर्क अप्लाई करेंगे, इसको अलग से दिखाता हूं मैं बना करके, ये रहा सेंटर, इसमें इधर की तरफ लग रहा है T1 और इस पुली में यहां की तरफ लग रहा है T2। तो जो T1 है वो ऑब्वियस सी बात है T2 से ज्यादा है, तभी तो ये पुली जो है वो इधर की तरफ घूम रही है अल्फा से। सही कह रहा हूं ना। तो T1 का टॉर्क कितना होगा, अगर ये रेडियस हमारे पास R है और ये रेडियस भी हमारे पास R है, तो ये जो रेडियस बनी है ये वाली, इसके लिए अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, ऐसे करेंगे ना, R से T1 की तरफ उंगलियां घुमाई अपन ने, तो टॉर्क हमारा अंदर की तरफ गया। और T2 के लिए अगर हम बात करें तो R से T2 की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तो टॉर्क बाहर आएगा। यानी एक जो इक्वेशन और आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, T2 इंटू आर माइनस, एक सेकेंड को, T2 गलत लिखा मैंने, T1 है, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो ये हो गया हमारा आई और इंटू में अल्फा। कोई तकलीफ। तो ये आ गई है हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब देखो आप ध्यान से, अगर तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, चलो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर अल्फा। अब आप ध्यान से देखो अननोन कितने हैं, बिल्कुल देखना, 1 2 3 और हमारा 4 अननोन है, इक्वेशन 3 है। तो चौथी इक्वेशन ये है ना, चौथी इक्वेशन ये है, ए इक्वल टू आर अल्फा। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमसे क्वेश्चन में अल्फा पूछा गया है, तो हम एक काम करते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं, ए को लिख सकते हैं हम आर इंटू अल्फा। तो पहली इक्वेशन में लिखा हम लोगों ने, तो 40 माइनस का T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू, ए को हम लिखेंगे आर अल्फा, आर का वैल्यू है 0.5, तो ये हो गया हमारा 0.5, और इंटू में अल्फा, तो ये वैल्यू आएगी कितनी अपनी, 40 माइनस T1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 होता है, तो अल्फा, ये आ गई हमारी इक्वेशन। पहली इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस तरह से मैंने लिखा। बच्चों दूसरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू ए है, तो T2 इक्वल टू ए है, तो सीधा लिख दो आर अल्फा, आर का वैल्यू हो गया यार 0.5 इंटू अल्फा। अब चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा लो, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो, तो यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2T2 बराबर अल्फा। ये देख लो आप, दूसरी इक्वेशन आएगी यार, ध्यान से देखोगे तो सही कराना अपन ने भाई। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आया, तो 5 से कटेगा 10, 2 बार 2 पहुंचा दिया अपन ने T2 के पास। अब यहां से एक काम करो, अल्फा को उठा करके इस इक्वेशन में डाल दो आप, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू, और अल्फा का वैल्यू है 2T2, तो ये हो गया हमारा 2T2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से T1 और T2 में एक इक्वेशन मिल गई हमको। क्या मिलेगी इक्वेशन देखते हैं। ये T1 को राइट साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो T1 प्लस का 4T2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 40। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, या कोई भी मान लो, 3 4 5 जो इच्छा है मानते रहो, इक्वेशन से क्या होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो T1 इंटू R1 कितना है यार 0.5, R1 नहीं सॉरी R, माइनस T2, और रेडियस है हमारे पास यार 0.5, और बराबर में है आई अल्फा। अब आई का वैल्यू तो 2 है, और अल्फा हमारे पास, अल्फा कहाँ गया, अल्फा तो यहाँ से गायब ही हो गया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। कोई तकलीफ है। अब करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, देखो एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास सिर्फ 3 अननोन है, एक T1 एक T2 और एक अल्फा है। इन तीनों को आपस में सॉल्व करके हम जो है T1 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से T2 भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए भाई कोई तकलीफ है। भाई आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आपने जो है पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया
हालांकि अल्फा अगर रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से अल्फा गायब भी हो गया, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया पहला और दूसरे को, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से आप, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस का T1 और ये प्लस का हो जाएगा 2T2 और इक्वल टू में टोटल अल्फा हमारे पास हो जाएगा 3 अल्फा। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व कर लो, ये बी इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमको जो है इनको सॉल्व कर करके मैथमेटिक्स का पार्ट है T1 T2 और अल्फा आसानी से मिल जाएगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट आपके हवाले है, उसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, इसमें क्या बोला गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। टू द 10 kg है, ये 53 37 2 kg। फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया गया, क्या फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया गया, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, और ये वाला ब्लॉक ए ले लेते हैं, इस ब्लॉक को बी ले लेते हैं, तो बी और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो दोनों सेम है, ऐसा हमसे बोला गया है। फ्रिक्शन दोनों केस में सेम बताए गए हैं। तो जब फ्रिक्शन दोनों केस में सेम है, यहाँ पर भी हमको देखो T1 T2 और ए का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा वो इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब क्या है कि थोड़ा एफबीडी वगैरह हमें ड्रॉ करना होगा, एफबीडी हम बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो 10 kg का ब्लॉक है इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा 10 × G। अब इसमें एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा और एक फोर्स इसमें इधर की तरफ लगेगा। तो ये जो 10G हो गया हमारे पास, तो 10G का एक कंपोनेंट तो ये आएगा जिसको हम बोलेंगे 10G cos 53, और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास 10G sin 53। अब ये cos 53 और sin 53 तो यार बच्चों वाला काम है, मतलब ये तो आपको होगा ही पता कि ये ट्राइंगल होता है, ये वैल्यू 37 है, ये वैल्यू 53 होती है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। तो हमको यहाँ जरूरत है यार sin 53 की, तो आप ध्यान से देख लो sin 53 कितना हो जाएगा 4/5। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 × 4/5, यानी इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 से कटेगा ये 20 टाइम्स, तो ये आएगा वैल्यू हमारा 80। अब अगर ये 80 आ गया तो फिर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखो आप ध्यान से, तो ये 100 × और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा यार 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, 5 से काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 60। सिंपल। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस बात पर। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ लगेगा 2G, उसको मैंने 20 लिख दिया लेकिन ठीक है, G का वैल्यू 10 है, तो 2G का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो 2G का ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा यार इसका 20 × sin 37, और sin 37 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कितना होता है 3/5। ये हो गया 3/5, 5 से कटा 4 बार, 4 × 3 12, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा हमारा 16 निकल करके आएगा। ठीक है, देख लो एक बार 16 ही आएगा, क्योंकि आप करोगे ना 2G और cos 37, तो cos 37 कितना होता है अपना 4/5, 5 से आप इसको 4 बार काटोगे, 4 × 4 16 होता है। हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की। अब अगर बी ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ काम करेगा। अब अगर ये जो ब्लॉक ए है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम करेगा। एक सेकेंड रुको, इस पर फ्रिक्शन काम किया इस तरह से, एरो ठीक नहीं बना, और इस पर फ्रिक्शन काम किया इस तरह से। ये हो गए यहाँ पर फ्रिक्शन के डायरेक्शंस। क्लियर है? तो अब हमारे पास यार 3 अननोन है, T1 है, T2 है और A है, इनकी वैल्यूज हमें पता करना है। तो हम ब्लॉक बी की चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लॉक बी में पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, माइनस ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है उसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आइए, फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर कहीं साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन, बी पर फ्रिक्शन की हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, μ/n। म्यू का वैल्यू कितना है यार 0.1, और नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ नॉर्मल है, नॉर्मल होगा अपना 60 के बराबर। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा 6 बी ब्लॉक पर। और अगर हम ए ब्लॉक की बात करते हैं तो म्यू का वैल्यू तो वही है 0.1, और ये वैल्यू कितनी है 16, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 न्यूटन का। ये आया ए पर फ्रिक्शन। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं बी ब्लॉक के लिए। तो बी ब्लॉक के लिए अगर हम बात करते हैं तो नीचे की तरफ तो 80 न्यूटन है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है भैया 6 न्यूटन का, और क्या काम कर रहा है, तो ये तो हो गया नेट फोर्स, सही करा अपन ने। और ये हो गया हमारा रस्सी में टेंशन, तो इस टेंशन को हम मान लेते हैं कितना
इसको आप ले लो T2 और इस रस्सी में आप टेंशन को ले लो T1। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, T2 बराबर F इक्वल टू M इंटू ए। मास कितना है प्रभु, 10 kg का, और एक्सेलरेशन हो गया a। ये आ गई एक इक्वेशन। या अगर इसको एक इक्वेशन नहीं बोलना है तो एक काम करो, थोड़ा और सॉल्व कर लो। 80 में से 6 माइनस कर लो आप, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 74 है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 74 माइनस का T2 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देख लो एक बार चेक करके, कोई गलती तो नहीं हो रही। क्या फ्रिक्शन हमने सही निकाला है, F बराबर म्यू इंटू एन होता है, म्यू का वैल्यू है 0.1 और नॉर्मल का वैल्यू है हमारे पास 60। तो ये अपना 6 ही आएगा फिर तो ठीक। अब अगर हम बात कर देते हैं ए ब्लॉक के बारे में, तो ए ब्लॉक जो है हमारा, उस पर टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा टेंशन ऊपर, माइनस नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक तो ये 12 और दूसरा ये फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है भैया 1.6, और बराबर में क्या हो जाता है, ए बराबर एम ए। मास है 2 और एक्सेलरेशन है ए। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व हम आसानी से कर लेंगे यार, 12 में से 1.6 घटाओगे, क्लियर है, 10.4 बचता है। अब देखो इक्वेशन हमारे पास 2 आई, लेकिन अननोन आ गए 3, T2 A और T1। एक इक्वेशन और चाहिए, कहां से आएगी, टॉर्क। कहां से आएगी, टॉर्क से। तो अब हम इस पॉइंट, इस सेंटर के अबाउट जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे बच्चों, तो जो T2 है उसका टॉर्क ज्यादा होगा और जो T1 है उसका टॉर्क ज्यादा होगा, तभी ये वाली जो पुली हमारी इस तरह से अल्फा से घूमनेगी। तो T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा अगर हम बात करते हैं, तो T2 इंटू रेडियस R माइनस T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, T1 इंटू रेडियस R, और बराबर में क्या हो जाता है, I अल्फा। I का वैल्यू है 2 और अल्फा को हम लिख सकते हैं A बाई R। हालांकि रेडियस आपको दी गई है 0.5, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है ना यार। तो एक इक्वेशन हमारी, थर्ड इक्वेशन यहां से आ गई। अब देखो आप ध्यान से, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है आपके पास। क्या इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम यहां से T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और A का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो वो काम आपका है, कैलकुलेशन करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए इनके कितने आएंगे, T1 T2 और A का वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो इसमें एक्सेलरेशन बताना है आपको, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। इस ब्लॉक को क्या है कि रेस्ट से रिलीज कर दिया। एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ, ये आपको दिख रहा है कि मैं आ रहा हूँ बीच में, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, अब ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे बोला गया है कि इस सिस्टम को अपन ने जो है वो रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो अब ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आएगा। जब ये ब्लॉक प्रभु नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो सिलेंडर लगा है वो रोटेट होगा, घूमेगा ना। अपन को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, क्या करें। अब इसमें क्या है कि बच्चों की जनरली बुद्धि इतना आसानी से चलती नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस सिलेंडर का साइड व्यू बना लेते हैं। जैसे ये सिलेंडर आपको ऐसे दिखाया गया है, एक काम करो, इसका साइड व्यू बना लो, ये वाला या फिर ये वाला। ये वाला इसका व्यू अगर हम बनाएंगे, तो इसका ये वाला व्यू किस तरह से बनेगा, देखो मैं कोशिश करता हूं बनाने की, आप ध्यान से देखो बस। ये देखो, वाह गोला बन गया एकदम। तो ये हम लोगों ने जो है इस सिलेंडर का साइड व्यू बना लिया। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ इस पर ये वाला ब्लॉक कनेक्टेड है यार। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो m मास का कनेक्टेड है, तो नीचे की तरफ इस पर क्या काम कर रहा होगा, mg, और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा T। अब एक ही है तो फिर ब्लॉक एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा ना यार, अब अलग अलग ब्लॉक तो है नहीं। तो यहाँ पर ये टेंशन T काम कर रहा है और नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, और ये ब्लॉक हमारा a एक्सेलरेशन से नीचे ही चला आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यार, ध्यान से आप देखो, तो mg माइनस t बराबर m इंटू a। ये आ गई एक इक्वेशन। इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, बहुत नाइंसाफी है। एक इक्वेशन और भी चाहिए, कहां से आएगी। ये जो हमारी रिंग है या सिलेंडर है, जो भी है, ये इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है, तो अगर इसका रेडियस r लिया जाए, जो कि गिवन भी है, और इसका मास भी आपको दिया गया है m, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटर के अबाउट टॉर्क अप्लाई नहीं कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते, तो करो। टेंशन का टॉर्क लगेगा, तो टेंशन का टॉर्क कितना लग जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, T इंटू आर। ये हो गया टेंशन का टॉर्क। बराबर में हम लिख सकते हैं I इंटू एल्फा, और एल्फा होता है A बाई आर। ये आ गई देखो इक्वेशन नंबर 2। क्या यार यहाँ पर 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, देखो आप ध्यान से, T और A।
यहाँ पर भी ये टी और ये यहाँ ए। तो इनको हम सॉल्व करके आसानी से हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप, T बराबर इसको लिख दो I इंटू ए और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में हम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अप्लाई करते हैं हमें उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना होता है। तो ये अगर सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये सिलेंडर अपना हॉलो है कि सॉलिड है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो mr स्क्वायर होगा या फिर mr स्क्वायर बाई 2 होगा। वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? तो यहां से हमने टी का वैल्यू निकाल लिया, तो टी का वैल्यू आ गया अपना आई ए बाय आर स्क्वायर। चाहो तो ये टी का वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा। तो आइए कर देते हैं एम जी माइनस का आई इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर और बराबर में हो गया ये हमारा एम इंटू ए। अब इस वाले टर्म को आप राइट साइड लेके, अब कैलकुलेशन पार्ट है भाई, टाइम पास कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लो यार, तो बचेगा हमारा आई बाई आर स्क्वायर और प्लस का एम, बस हो गया लोग। अब ए का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा एम जी डिवाइडेड बाय आई बाई आर स्क्वायर और प्लस का एम। ये लो आ गया एक्सेलरेशन। क्या दिक्कत है इसमें, तकलीफ क्या है? आंसर आ गया। कोई भी समस्या हो तो बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और आंसर आपको बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भैया, इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस वाले डायग्राम को मैं उठा करके बिल्कुल इधर की तरफ ला देता हूं। अब आप आसानी से देख सकते हैं, अब मैं भी बीच में नहीं आ रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कितना आएगा, वेट करूंगा मैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज का वीडियो इतना ही रखा जाए, ठीक है। रियल पुली और जो हमारी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली थी, इन दोनों में अंतर है। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पुली पढ़ते हैं उसमें दोनों तरफ टेंशन जो मान लेते हैं वो सेम मान लेते हैं, क्योंकि वहां पर पुली रोटेट नहीं होती। तो फिर टेंशन की वजह से टॉर्क कितना होना चाहिए था, 0। इसलिए हमने टेंशन को सेम माना कि उसकी वजह से जो टॉर्क है वो 0 आए, क्योंकि पुली रोटेट नहीं हो रही। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक मास है पुली के पास और फ्रिक्शन भी है पुली के पास। तो यहाँ पुली जो है वो स्ट्रिंग के साथ रोटेट होगी, और जब पुली यार रोटेट होगी स्ट्रिंग के साथ तो फिर दोनों साइड अगर टेंशन सेम हो गया तो फिर उसका टेंशन का जो टॉर्क है वो तो 0 हो जाएगा, और अगर टॉर्क 0 हो गया तो फिर पुली रोटेट कैसे हो रही। इसीलिए हम लोग जो है टेंशन को अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, रियल पुली का फील आया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।